अब जहां तक प्रश्न आता है लैंगिक समानता का, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब इस तरीके की असमानता समाज में उपस्थित होती है या उपस्थित हुई, तो उसको टैकल करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये जरूरी आ गया विधि के सामने, कानून के सामने, कि भाई इस इनइक्वालिटी को खत्म करना आवश्यक है। जब ये शुरू हुआ होगा तब शायद उसका ये रूप नहीं रहा हो, लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी परिवारों से आते हैं, हम सभी के परिवारों में महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो हम सभी देखते हैं कि सबसे पहली इनइक्वालिटी की स्टार्टिंग तो फैमिली में ही होती है, परिवार में ही होती है। एज ए पेरेंट हम हमेशा अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों के प्रोटेक्टिव कवर में रखना चाहते हैं, और वही सेम प्रोटेक्टिव कवर हम अपने बच्चों पे, जो मेल बॉयज हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं करते। दूसरी चीज ये आती है कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारे समाज का एक फंडामेंटल बेसिस जो है वो मेल सुपीरियोरिटी या मेल डोमिनेटेड है। कई बार हम इन चीजों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा कि मेल डोमिनेशन में और मेल सुपीरियोरिटी, ये दो चीजें ऐसी हैं कि जिनमें थोड़ा सा हमको अंतर करने की आवश्यकता है। हमारा जो कानून है जो इक्वलिटी की बात करता है, लैंगिक समानता की बात करता है, तो वो कभी बराबरी की बात नहीं करता है। हमारी समझ में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता इन सेंस ऑफ एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज, जो भी हमें चीजें मिल रही हैं उनमें बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। हाँ, कभी भी ये समझ जो कई बार आती है कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, तो बराबर किस सेंस में? बायोलॉजिकल बराबरी की बात नहीं की जाती है ना। ये समझा जाना चाहिए कि पुरुष और महिला दोनों बायोलॉजिकली बराबर, जैसा हमको ईश्वर ने बनाया है हम वैसे ही रहेंगे। तो फिर बराबरी कहाँ पर, किस सेंस में बराबरी चाहिए? जैसा कि आप पहली स्लाइड में देख सकते हैं कि जो पहला जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो है एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी। हमें सारे टाइप के जो रिसोर्स हैं, ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज सिर्फ पुरुषों को मिलेगी, ये चीज सिर्फ महिलाओं को मिलेगी, इस बात से सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, इस बात से सिर्फ महिलाओं का अधिकार है, या इस पे सिर्फ पुरुषों का ही अधिकार है, महिलाओं का अधिकार एकदम नहीं। उसी प्रकार अवसर की समानता, हर काम करने में बराबरी। ये नहीं होना चाहिए कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब फैक्ट्री में काम करने की बात आई तो फैक्ट्री ने इस बात पे, इस आधार पे एक डिस्टिंक्शन किया मेल और फीमेल में कि भाई आपका फिजिकल लेबर और आउटपुट ज्यादा है, इसलिए आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, और महिलाओं को सैलरी कम मिलेगी क्योंकि उनका आउटपुट कम है। तो उन्होंने फिजिकल लेबर के आधार पर, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन के आधार पर एक डिस्क्रिमिनेशन किया, जबकि लॉ ये चाहता है कि अवसर के मामले में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि आप देखते होंगे अक्सर बहुत सारी बातें आती हैं, घरों में भी बातें आती हैं, बहुत सारे लोग और बहुत सारे एकेडमिशियन, स्कॉलर्स इन बातों को लेकर अक्सर चर्चा करते हैं कि हमको अपने घरों में, अपने व्यवहार में, अपने तौर तरीकों में भी बदलाव की आवश्यकता है। उसकी वजह यह है कि सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन तो हम घर ही में करते हैं। ये बात सही है कि कुछ हद तक ऐसा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए बताऊं कि हम सभी ने ये महसूस किया होगा, जब बच्चियां हमारी स्कूल जाती हैं, थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, स्कूल जाती हैं, अक्सर ऐसा देखा जाता है, अक्सर हम ऐसा करते हैं कि बच्चे जो होते हैं उनको तो हम साइकिल दे देते हैं, और बच्चियां जो होती हैं उनको हम कहते हैं तुम रिक्शे में जाओ, पैसा हमसे ले लो 10 रुपए 5 रुपए, रिक्शे में जाओ, साइकिल में मत जाओ। तो ये जो हमारी एक प्रोटेक्टिव फीलिंग है कि ये बच्ची है, ये सच है कि समस्याएं हैं, हर पेरेंट्स अपनी सुविधाओं के मुताबिक चीजों को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन ये जो व्यवहार का, ये जो अपेक्षाओं का, जरूरतों का जो मामला है, इसमें जब किसी प्रकार की इनइक्वालिटी आती है तो वही धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लेती है जब बच्चे बड़े होते हैं। क्योंकि पहले से ही हम मेल चाइल्ड को
थोड़ा सा लिबर्टी दे रहे हैं और फीमेल चाइल्ड को थोड़ा प्रोटेक्टिव, और मैं ये नहीं कहूंगा कि डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि मैं भी बीइंग अ फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, मैं भी कई बार इन चीजों को महसूस करता हूँ। लेकिन हम जिस चीज को प्रोटेक्टिव कवर समझ के करते हैं, एक्चुअली ये बाद में जाकर के इनइक्वालिटी में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमको ये सोचने की, ये जानने की जरूरत है, आवश्यकता है अपने बिहेवियर में भी, कि हम दोनों बच्चों को एक समान तरीके से ट्रीट करें। तीसरा जो हमारा सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जेंडर इक्वलिटी है, वो यह है कि सेक्सुअल इक्वलिटी और इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस। सेक्सुअल इक्वलिटी क्या है? सेक्सुअल इक्वलिटी एक्चुअली होता क्या है कि हम कई बार, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कई तरीके की टीवी टॉक्स में भी सुना होगा कि, और कई प्रकार आपने शायद महसूस भी किया हो सामान्य व्यवहार में, समाज में रहते हुए, कि डिसीजन मेकिंग विद इन हाउस होल्ड प्रॉब्लम, घर के अंदर के मामलात में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो निर्णायक भूमिका होती है, वो अक्सर पुरुष की, ऐसा कहते हैं। कई बार मजाक मजाक में कई लोग कहते भी हैं, आउट ऑफ इनफॉर्मल टॉक में अगर मैं कहूँ तो कई सारे शादीशुदा लोग ये कहते हैं कि अरे भाई हमारी तो हमारे घर में चलती ही नहीं, जो पत्नी कहती है वही होता है। लेकिन इसमें सच कितना है? किसी भी घर के अंदर जो भी डिसीजन लेना है, जो भी करना है, कौन बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहीं जाना है कि नहीं जाना है, इसमें महिला की भूमिका घर में रहते हुए कितनी है, ये एक प्रश्न है जो ध्यान देने का है। और यहीं पर यह बात आती है कि सेक्सुअल इक्वलिटी क्या है, क्या डिसीजन मेकिंग में, जैसे उदाहरण के लिए कई बार ये बात कही जाती है कि भाई एक मैरिड कपल है, उनको बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, ये निर्णय पुरुष करता है। पत्नी की इच्छा हो बच्चा होने की या नहीं हो, उसका कोई मायने नहीं। अगर पुरुष चाहता है कि उनको बच्चा चाहिए तो बच्चा होगा, और नहीं चाहता है तो नहीं होगा। इस तरीके की स्थिति, तो ये जो सेक्सुअल इक्वलिटी है और इक्वलिटी ऑफ 2 सेक्सेस की जो बात आती है, वो यहाँ पे आती है कि डिसीजन मेकिंग जो है विद इन हाउस हो, उसमें महिलाओं का क्या रोल हो सकता है और महिलाओं को उसमें कितना अधिकार होना चाहिए। जबकि यही अगर आप देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि दोनों को बराबर समझना, इस सेंस में कि दोनों बराबर हैं, इस बात से यूनिसेफ ने भी अपनी डेफिनेशन में नकारा है। अगर आप स्लाइड में पढ़ें तो यूनिसेफ का सीधा मानना है कि जेंडर इक्वलिटी मीन्स दैट वुमेन एंड मेन एंड गर्ल्स एंड बॉयज एंजॉय द सेम राइट। सबको बराबर के अधिकार हैं ऑन रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोटेक्शन। हर तरीके के रिसोर्सेज में, अवसर में और सुरक्षा में, हर चीज में दोनों को बराबर का अधिकार है। जेंडर इक्वलिटी का सिर्फ इतना मतलब है। दोनों बराबर हैं ये कहना यूनिसेफ के मुताबिक भी एकदम उचित नहीं है। बराबर, क्योंकि ईश्वर ने ही बराबर नहीं बनाया, तो आप बराबर हैं, क्योंकि बराबर वर्ड, मैं आपसे कहने का मतलब, जो हम कहते हैं कि बराबर है, बराबर शब्द से क्या होता है कि हम उसके कई सारे तरीके के अर्थ और मतलब समझने का प्रयास करते हैं। तो बराबरी किस रूप में? बराबरी इस बात में नहीं है कि हम पंजा लड़ाएं और हम बराबर, आप हार गए तो आप कम हो गए और हम जीत गए तो हम बड़े हो गए, क्योंकि इस बराबरी की बात ही नहीं की जा रही है। बराबरी इस बात की है कि पुरुष और महिला, चाहे वो बच्ची हो, बच्चा हो, पुरुष हो या महिला हो, सबको हर चीज की बराबरी का अधिकार है। अगर एक पुरुष कोई नौकरी करता है और उसे 100 रुपए सैलरी मिलती है, तो उसी काम के लिए महिला को आप ये कह करके 90 रुपए नहीं दे सकते कि आप महिला हैं और आपका प्रोडक्शन या आपका वर्क फोर्स या वर्क लेवल पुरुष के अनुपात में कम है। तो जेंडर इक्वलिटी जो होती है, लैंगिक समानता, वो लीगल सेंस में कानूनी तौर पे सिर्फ इतना है कि पुरुष और महिला के बीच में उनके सेक्स को लेकर के अवसर प्रदान करने में या सुरक्षा प्रदान करने में कोई भी तरीके का अंतर या विभेद नहीं किया जाएगा। अब आइए इसमें कारण क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि
जेंडर इनइक्वालिटी की क्या रीजन था? तो पहला तो एक आता है कि मेल डोमिनेशन, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें कि मेल का डोमिनेशन होता है। अब मेल डोमिनेशन, अभी मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल दिए, चाहे वो परिवार का मामला हो, चाहे वो समाज का मामला हो, चाहे और कुछ हो। आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश को लेकर के तो बहुत सारी फिल्में भी बनी है जिनमें दिखाया गया है कि पत्नी गांव की प्रधान हो गई, लेकिन प्रधानी तो पति चलाते हैं। चुनी हुई जो व्यक्ति है वो पत्नी है, वो एक्चुअल में गांव की प्रधान है, लेकिन वो घर में रहकर रोटी बनाती हैं और पति प्रधानी चलाते हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि हमारा समाज मेल डोमिनेशन पर बिलीव करता है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा। देखिए, मैं जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मैं यहाँ मेघालय में रहता हूँ। मेघालय हमारे देश के फॉर नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है, छोटा सा, बहुत सारे छात्र शायद न जानते हैं। यहाँ की जो इंडिजिनस सोसाइटीज हैं, यहाँ पे 3 ट्राइब्स का डोमिनेशन है, जिनको हम खासी, गारो और जैंतिया ट्राइब कहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर सुबेदार जानते हैं, वो आए थे मेरे पास, रहे 1 महीने यहाँ पे। यहाँ की सोसाइटीज का स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। अब देखिए अंतर, एक मैटरनल सोसाइटी और मैट्रिलिनी का अंतर आप यहाँ देखिएगा। मैट्रिलिनियल सोसाइटी है तो यहाँ होता क्या है कि वंश का नाम पत्नी के नाम से चलता है। पति का नाम वंश में नहीं होता, बच्चों के नाम के आगे पति का टाइटल नहीं लगाया जाता, पत्नी का टाइटल लगाया जाता है। दूसरी चीज देखिए कि और एक यूनिकनेस है कि यहाँ पे पुरुष ससुराल जाता है, पत्नी ससुराल नहीं जाती। शादी करने के बाद पति को पत्नी के घर जाकर रहना होता है। तीसरी स्थिति देखिए कि जो पैतृक संपत्ति होती है, यहाँ की जो 3 ट्राइबल सोसाइटीज का मैंने आपको नाम बताया, इन सोसाइटीज में जो पैतृक संपत्ति है उस पर सबसे छोटी बेटी का अधिकार होता है। मेल का, बॉयज का तो कोई अधिकार है ही नहीं, और बड़ी बच्चियों का भी नहीं है। अब समाज में थोड़ा थोड़ा क्रिश्चियनिटी के कारण परिवर्तन आ रहा है और पेरेंट्स प्रयास ये कर रहे हैं कि तीनों जितनी भी उनकी लड़कियां हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन हो सके तो इक्वल कर दिया जाए, और अगर नहीं पॉसिबल है ड्यू टू देयर कस्टमरी सिस्टम तो क्या करते हैं कि अपने बड़ी बच्चियों के लिए भी एक छोटा घर बना दिया, कुछ संपत्ति कर दी, कुछ कर दी, अपने जीते जीते ही कुछ सेटलमेंट कर दे, क्योंकि कानूनी तौर पे जो उनके अपने नियम है, कानून है, सिस्टम है, उसके मुताबिक सबसे छोटी बेटी का अधिकार होता है संपत्ति पर। पेरेंट्स की देखरेख करना सबसे छोटी बेटी का अधिकार है, संपत्ति पर भी उसी का अधिकार है। और साथ में अगर उसके भाई को उसकी पत्नी ने घर से निकाल दिया तो उसके भाई के पास तो कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संपत्ति का लेन देन सिर्फ महिलाओं के नाम से ही हो सकता है, पुरुषों के नाम से संपत्ति का लेन देन हो ही नहीं सकता। तो पुरुष तो बिना संपत्ति का है, अगर उसकी पत्नी उसे घर से निकाल दे तो उसकी ऊपर सर पे कोई छत ही नहीं है, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम में ही उन्होंने ये बना लिया कि भाई जो छोटी बेटी जिसने माँ बाप की संपत्ति को उत्तराधिकार में पाया है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वही भरण पोषण करेगी अपने भाई का भी, जिसके के पास कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अब देखिए आयरॉनिकली एक बड़ी यूनिक चीज है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार है, महिलाओं को वंशावली के अधिकार हैं, महिलाओं को घर के अंदर रहते हुए सारे अधिकार हैं। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और भी है, महिलाओं को घर के बाहर लगभग कोई अधिकार नहीं है, नगण्य अधिकार है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारे यहाँ गांव होते हैं तो गांव में प्रधान का चुनाव होता है, गांव की पूरी छोटी सी काउंसिल होती है, इलेक्टेड काउंसिल, यहाँ पे वो सारे अधिकार पुरुषों के हाथ में, चुनाव सिर्फ पुरुष लड़ते हैं, राजनीतिक दखल सिर्फ पुरुषों का है। अभी तो कुछ डिमांड चल रही है, शायद कुछ एरियाज में हुआ भी है, नहीं तो महिलाओं को तो जो अपना लोकल यहाँ पे जैसे अपने यहाँ गांव के प्रधान होते हैं वहाँ इसको, यहाँ पर उसको हेडमैन कहते हैं, और जो गांव होता है, गांव का जो छोटा काउंसिल होता है उसको यहाँ दरबार कहते हैं।
तो दरबार में महिलाओं को पार्टिसिपेशन का भी अधिकार नहीं था, वो पुरुषों के हाथ में है। अब दूसरा, इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, जो महिला है, उसके बच्चों का सरनेम महिला के सरनेम से है, पत्नी का या पिता का सरनेम यूज नहीं किया जाता। लेकिन जब बच्चों के शादी का प्रश्न आता है, तो बच्चों की शादी में जो अंतिम निर्णय है वो मामा का होता है, माँ बाप का नहीं होता। और दूसरी चीज ये है कि जो पति है, पिता है, उसका नाम भले ही बच्चों में नहीं है, लेकिन अगर बच्चों के शादी ब्याह या और कोई उस टाइप के फंक्शन होते हैं तो उसमें पिता की उपस्थिति जरूरी है, माता की उपस्थिति उतनी आवश्यक नहीं। मतलब कहने का यह है कि एक तरफ तो ये सोसाइटी ऐसी है जो कहती है कि महिलाओं को बहुत अधिकार है। कई बार यहाँ के पुरुष इस बात को लेके कहते भी हैं और संघर्ष भी करते हैं कि भाई पुरुषों को भी महिलाओं के बराबर अधिकार होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक पति या एक पिता को अपने घर में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के भले ही कम अधिकार हो या ना के बराबर अधिकार हो, लेकिन अपनी बहन के बच्चों पर उसका पूरा अधिकार है। अपनी बहन के बच्चों का भविष्य वही तय कर रहा है। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर वो चीज पुरुषों के हाथ में आ गई। दूसरी चीज जो डिसीजन मेकिंग है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो सिर्फ पुरुषों का है, महिलाओं के हाथ में पॉलिटिक्स है ही नहीं। गिनी चुनी 2 महिला पॉलिटिशियन मेघालय में इस समय है, एक पीए शर्मा की पुत्री है और एक और है लिंगो मैडम पत्नी। बाकी सारा राजनीतिक दखल सिर्फ पुरुषों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में है ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे समाज का ताना बाना कुछ ऐसा है कि जहाँ किसी न किसी रूप में मेल डोमिनेशन जो है वो बैठा हुआ है, तय है। इसी को हम कई बार पैतृकता से जोड़ते हैं, कई बार और तमाम तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सच यही है कि समाज में जो मेल डोमिनेशन है ये एक बहुत बड़ा कारण है इनइक्वालिटी का। दूसरा, इसी का वाइस वर्सा कि फीमेल इनसबऑर्डिनेशन है। पहले तो मेल डोमिनेट कर ही रहा है, ऊपर से फीमेल को भी ये कर दिया जाता है या कह दिया जाता है कि यू आर सबऑर्डिनेट टू मेल। आपने देखा होगा कि हाल ही के कुछ वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, एग्जैक्टली मैं केस का साइटेशन भूल रहा हूँ, आप सबने शायद अखबार में पढ़ा होगा, जहाँ पे एडल्ट्री को लेकर के कुछ विवाद हुए थे और जिसको लेकर के एक व्यक्ति था जो दुबई में रहता था, उसने एडल्ट्री को लेकर के, एडल्ट्री दरअसल एक प्राविधान है हमारे इंडियन पीनल कोड। कोई भी पुरुष, प्राविधान सेक्शन 497 में है, जो ये कहता है कि कोई भी पुरुष अगर किसी शादीशुदा पर स्त्री से शारीरिक संबंध रखता है तो उसे पनिश किया जाता है। और मजे की बात ये थी, ये जो सबऑर्डिनेशन ऑफ द फीमेल्स है, इसको कहीं ना कहीं इसमें हमारे समाज में इस तरीके से अडॉप्ट कर लिया गया है कि हम चाहें या ना चाहें, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारी लाइफ स्टाइल में ग्रेजुअली ये हमारे उसमें परकोलेट हो जाता है, डीप रूटेड हो जाता है कि भाई मेल हमेशा डोमिनेट करता है और फीमेल हमेशा सबऑर्डिनेट है। आप देखेंगे कई बार प्रैक्टिस में, अगर हमारी बिटिया है, उसको अपनी फ्रेंड की किसी पार्टी में जाना है या कहीं जाना है, शाम के समय जाना है, कोचिंग जाना है, तो हमारे पास समय नहीं है, हमारा बेटा है, तो हम अक्सर कहते हैं कि बिटिया को कोचिंग छोड़ा और जाकर ले आए। तो ये जो प्रैक्टिस है, भले ही इसके पीछे हमारा जो मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है वो अच्छा हो, लेकिन ये जो हमारी प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं ये इस चीज को धीरे धीरे करके चाहे अनचाहे समाज में स्थापित कर देती है कि फीमेल्स आर सबऑर्डिनेट टू मेल। और जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण बता रहा था कि सेक्शन 497 हमारा जो इंडियन पीनल कोड का है, कहता है कि अगर किसी पर स्त्री से किसी व्यक्ति के शारीरिक संबंध हैं जो उसकी पत्नी नहीं है, तो ऐसे केस में वो अपराधी है। लेकिन उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, इस बात की कंप्लेंट पति कर सकता है। और दूसरी मजे की बात यह है कि उसमें पत्नी भले ही सहमति से या असहमति से, जिससे भी, अगर पत्नी सहमति के साथ शामिल है
तो भी पत्नी का उसमें कोई रोल नहीं है, ना तो उसे अपराधी माना जाएगा और ना ही उसका उसके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब। यहाँ पे अगर कोई विक्टिम है तो वो पति है, जिसकी पत्नी के साथ किसी पर पुरुष के संबंध है, तो विक्टिम हो गया पति और एक्यूज हो गया वो दूसरा पति, तो दूसरा व्यक्ति। पत्नी का कोई रोल नहीं। आप अगर देखें इस चीज को, थोड़ा सा लॉफेबल हो सकता है लगे, क्योंकि आप लोग विधि के छात्र नहीं हैं, लेकिन आप देखें कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सेंस ऑफ इनसबऑर्डिनेशन एंड सेंस ऑफ मेल डोमिनेशन प्रिवेल करता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आपकी कोई सपोज आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी मोटरसाइकिल आपके इजाजत के बिना कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ, क्योंकि वो आपकी संपत्ति है। इसी प्रकार से इसी सोच को आप आगे बढ़ा के इस केस में अप्लाई कीजिए कि पत्नी आपकी संपत्ति है और आपकी संपत्ति का कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो विक्टिम आप हुए। ये जो सेंस है मेल डोमिनेशन का और फीमेल सबऑर्डिनेशन का, ये रियल रीजन है जेंडर इनइक्वालिटी का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और कहा कि महिलाएं पुरुषों की संपत्ति नहीं है, जबकि कहने के लिए तो बहुत लोग ये कहते थे कि अरे भाई ये तो महिला के लिए अच्छा ही था, महिला सहमति से शामिल भी है तो भी उसने कोई अपराध नहीं किया, खाली पुरुषों के बीच में ये रहता है, पुरुष ही अपराधी है और पुरुष ही विक्टिम। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें तो महिला की आइडेंटिटी ही नहीं मानी गई, रखा ही नहीं गया, महिला को कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, जबकि उस अपराध के होने में महिला भागीदार है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई एक्यूज है, ऑफेंडर है, कोई ऑफेंस हुआ है जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है, तो सिर्फ पुरुष को पनिशमेंट है, महिला को नहीं है। तो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ये पुरुषों के लिए जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये कहें तो ये भी कह सकते हैं कि महिलाओं की आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है कि महिला को आप कुछ नहीं समझ रहे हैं सिवाय प्रॉपर्टी के। तो इस तरीके का जो इनसबऑर्डिनेटरी सिस्टम हमारे समाज में हुआ, ये एक इसका रीजन है। अब जो इस तरीके की हमारी टॉक्स होती हैं, जो इस तरीके के हमारा जो कह सकते हैं आपकी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के एक मूवमेंट चला पिछले कई डिकेड्स में, उसके गोल्स क्या हैं, क्यों हमको इस तरीके के मूवमेंट चलाने की आवश्यकता पड़ी और क्यों हम ऐसे मूवमेंट चलाए? तो जैसा कि अभी हम बात ही कर रहे हैं कि हमारी इसके पीछे एक ही सोच है कि एक लैंगिक समानता हमारे समाज में स्थापित हो। किसी को ये नहीं प्रतीत होना चाहिए या हमारे समाज का ताना बाना ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक व्यक्ति को, समाज के एक व्यक्ति को फेवर करता हो और एक व्यक्ति को फेवर नहीं करता हो, उसके नुकसान में। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर समाज बनाते हैं और दोनों को ये मानकर चला जाता है कि दोनों की 50% पॉपुलेशन है। तो जब 50-50% दोनों है तो एक 50% को ज्यादा फायदा और एक 50% को कम फायदा, इससे हमको बचना है, तभी हम एक सभ्य और विकसित समाज। अरे तो बात हुई कि नहीं तो हमें नंबर अपन तो फोन इसके लिए आवश्यक क्या है, कौन सी कैसे इक्वालिटी को अचीव किया जाए, कैसे इसको पाया जाए। तो हमें अपन सबसे पहला जो हमारे सामने एक आप ये कह सकते हैं कि उत्तर खड़ा होता है, वो ये है कि पहले तो हम चीजों को जेंडर न्यूट्रलिटी से देखें। हम किसी भी के पक्ष में पक्षपात के दृष्टिकोण से चीजों को न रखें। कई बार हम लोग आपस में इन चीजों को लेकर सहमत हो सकते हैं, जैसे मैंने परिवार के कई सारे एग्जाम्पल दिए, तो उन छोटी छोटी बातों को जो डेली रूटीन में हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारी सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन उसके बीच में हमें ये जरूर जानना और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे परिवार में भी हमारी प्रैक्टिसेज ऐसी हों कि हमारे दो बच्चों में से किसी एक को ये फील ना हो कि एक के कंपैरिजन में दूसरे को या तो दबाया जा रहा है या उठाया, क्योंकि यहीं से जेंडर इनइक्वालिटी की शुरुआत होती है, जहां तक मैंने समझा है। तो इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पहले तो हम जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ जाएं, हम अपनी प्रैक्टिसेज में जेंडर न्यूट्रलिटी को लाएं, और दूसरा इक्विटी ऑफ प्रैक्टिसेज, जो कि हमारी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि कई बार हमारे घर में हमारे बच्चियों की एस्पिरेशंस और बच्चों की एस्पिरेशंस, उनकी नीड डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनके जो एस्पिरेशंस का जो ये कह लीजिए कि एक तरीके का जो देखने का नजरिया है,
वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी का होता है। हमारी बच्चियों को कई बार घर में, परिवार में ये महसूस होता है खुद से कि मम्मी हमेशा भैया का पक्ष लेती हैं, मेरा नहीं लेती, या मेरी कंपैरिजन में भैया को ज्यादा लिबर्टी मिलती है। तो ये जो इस तरीके की है, इन एस्पिरेशंस को अगर हम किसी प्रकार से रिजॉल्व कर सके अपनी पारिवारिक प्रैक्टिसेस में, तो हमें लगता है कि इसको काफी हद तक सॉल्व किया जा सकता है।